व्यवस्थाएं ठीक हों। वो लोग चाहते हैं कि हम साइलेंट तरीके से वोट दे करके, किसी से बैर विरोध ना करके, किसी से किसी तरह का झगड़ा ना करके। अशोक जी एक बात बताइए, मैं वहाँ जमीन पर गई थी इसलिए कह रही हूँ, आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन एक बात बताइए अशोक जी, क्या जरूरी है कि कहीं पर चुनाव हो तो पोलराइजेशन जरूरी हो? क्या है कि अगर टीएमसी की भी सरकार वापस आती है तो भी हिंदू मुस्लिम के बीच में बड़ी खाई आ चुकी है। कोई एक वर्ग असुरक्षित होगा, कोई एक घटना आपको अचानक सुनाई दे जाएगी जो कि बहुत डरावनी होगी, या बीजेपी की भी सरकार आती है तो कोई किसी पे हावी होगा, हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो डिपोर्ट होगा। ऐसा क्यों जरूरी है कि जब किसी राज्य में चुनाव हो? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है जनता की सुरक्षा, फिर आता है कि डेवलपमेंट हो, रोजगार हो, और इन जनरल एक व्यू है कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में गई है वहां डेवलपमेंट होता है। यह मानते हैं, शायद एक बहुत बड़ा तबका भी मान रहा है इसलिए वोट करने निकल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों ने जबरदस्त पोलराइजेशन किया है। जरूरत है क्या इसकी? कोई और तरीका नहीं है, कोई एक सकारात्मक तरीका नहीं है? देखिए, जो इंडिया के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार बदलने का साधन पोलराइजेशन है, मतदान है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जिसके पक्ष में होगा वो पार्टी सरकार बनाएगी, और उस पार्टी के ऊपर वहाँ की जनता कितना विश्वास करती है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। 15 साल के शासन में वहाँ की जनता को क्या मिला? वहाँ सुरक्षा मिली, रोजगार मिला, विकास की कुछ और था वैसे। देखिए, विकास की कोई नई राह खुली। अब जनता उस सब चीज़ों को कोरिलेट करके, अपने मतदान का प्रयोग करके, परिवर्तन ला करके जनता सोच रही है कि हमारा जो आने वाला भविष्य है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुधरे। जनता इसलिए ज़्यादा पोलराइजेशन कर रही है कि हम साइलेंट तरीके से इस सरकार को बदलेंगे, अवश्य आपसे इस बात पे चर्चा करना चाहती हूँ। तुरंत देखिए, सबको पता है, सबको विकास चाहिए, जो खास तौर पे थोड़ा भी प्रोग्रेसिव माइंड का युवा है या महिला है उनको सुरक्षा और रोजगार चाहिए, और पता है कि सुरक्षा रोजगार का जो अगर डेटा अपन देखें राज्यों में तो किसने दिया है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल धीरेन्द्र आपसे भी है कि आप ये बताइए कि महिलाओं को मुफ्त में 2000 से 10,000 रुपए डाल देना ज्यादा बेहतर है या उनको वास्तव में सशक्त बनाना बेहतर है? बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे टी गार्डन्स में, 200-200 रुपए महिलाएं काम करती हैं, या ये पोलराइजेशन जरूरी है? अदिति, महिलाओं को सशक्त होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, और 4 से ज्यादा आदमी जहाँ खड़ा होगा उसको खदेड़ने के लिए जो मर्जी सेंट्रल फोर्स करना चाहिए। गैस, लाठी सब अलाउ कर दिया अभी। सर अभी आप जो वोटिंग हुई है उसके पूरा पश्चिम बंगाल में सर जिस तरह की सीओ ने ऑर्डर इशू कर दिया, 4 से ज्यादा आदमी जिसका वोट हो गया घर चला जाओ, खड़ा रहेगा तो सीआरपीएफ कार्रवाई करेगी। 65% वोट हुआ है दादा, अभी तक 65% वोट हुआ है, जहां कुल 62% होता था कलकत्ता शहर में। 55% होता था, अभी 65% हो गया। इस बार वोटिंग अभी तो कर्ज कर गया पुराना। दादा, जब आप जय हिंद भवन में पहुंचे तो वहाँ हंगामे का कारण क्या था? बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया जिनका नाम डिलीट हो गया वो लोग कर रहा था। लेकिन टीएमसी के लोगों का आरोप है कि आप खुद वहाँ बूथ पे काफी देर तक पहुंचे और आपने बवाल करने की कोशिश ये कैंडिडेट के बूथ में नहीं जाएगा? ममता नहीं घुमा? मैं 14 कंपार्टमेंट में गया है 70 बूथ में, ममता बनर्जी 4 कंपार्टमेंट में गया है 20 बूथ में, तो उनको भी राइट है 267 में जाने के लिए। 96 वो वोटिंग सेंटर है, मेरा भी राइट्स है। मैं तो पत्रकार आप लोग को भी मैं गुंजाइश किया कि बाहर रहो, वोटर को मत डिस्टर्ब करो। वो 50-60 आदमी लेकर घूम रहा था, मैं जब गया था घर में घुस गया। क्यों? असीम बोस का घर में बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा। तो देखिए, घुसपैठिया भी एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी की जो तरफ से लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया भी जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, लगातार घुसपैठियों को लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इस सवाल पर भी आएंगे। अदिति, पहले आपका जो सवाल था उसका जवाब दे देते हैं। महिलाओं का सशक्त होना कितना जरूरी है? महिलाएं चूंकि घर चलाती हैं, उनको पता है कि घर का खर्चा कैसे चलता है, कितना खर्चा कहां पर लगाना है, तो महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो हमारा देश भी मजबूत होगा। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल क्यों लाया था? इसीलिए कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े संसद में, ताकि महिलाओं की आवाज को वो उठा सकें संसद में कि महिलाएं आज कितनी पीछे रह गई हैं। 15 साल सत्ता में टीएमसी रही,
टीएमसी को जो काम करना चाहिए था महिलाओं की भागीदारी को लेकर, महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर, टीएमसी के द्वारा वो नहीं किया गया। टीएमसी के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए दीदी, 15 साल सत्ता में रही तो सत्ता का लालच कहीं ना कहीं है, और बीजेपी से फाइट, बीजेपी से लड़ने के पीछे कहीं ना कहीं टीएमसी ये भूल चुकी है कि जनता के लिए क्या करना है। जनता को डराया धमकाया जा रहा है, वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है। वीरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं बंगाल के नॉर्थ बंगाल से लेकर वेस्ट बंगाल पूरा घूमी, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल तो ज़रूरी है, वो एक अलग मुद्दा है कि उसमें एक 33% महिलाएं आएंगी, वो बात की बात है। पहले मैं सोचती थी, और हम सब एक सोचते हैं, एक आम धारणा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप मोस्ट आदमी होता है, फिर गृह मंत्री होते हैं, फिर रक्षा मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। मैं जेन्युइनली बंगाल जाके मुझे ये महसूस हुआ कि सरकार में जो सबसे मजबूत आदमी है, जो बदलाव ला सकता है, वो लेबर मिनिस्टर होता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लेबर है और उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी सरकार आए उन लेबर का उत्थान करे, क्योंकि उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। लेबर मिनिस्ट्री बहुत कुछ बड़ा कर सकती है, इसलिए मुझे महसूस होने लगा कि हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को गिनते हैं, लेबर मिनिस्ट्री बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है इन राज्यों में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में। आदित्य दिनेश सर, आपके पास घुसपैठियों का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त काफ़ी संख्या में घुसपैठियां अभी भी हैं। एसआईआर के बाद बहुत सारे लोगों का नाम कटा है, लेकिन घुसपैठियां पश्चिम बंगाल में आए कैसे? बीएसएफ जो बॉर्डर पर तैनात है वो किसके अंडर में है? देखिए, इस चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरह से एलिगेशन लगाने केंद्र सरकार पे ममता दीदी और टीएमसी काफ़ी लंबे समय से करते रही। लेकिन देखिए, ज़्यादातर जैसे कि जो पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे धीरेन्द्र जी, तो उन पे जैसे राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तो उन सब पे क्या है कि फेंसिंग का काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। और उसमें जैसे कि आपने देखा कि मतलब कि रोड का नेटवर्क पूरा बनाने का काम किया, जिससे एक तरह से परमानेंट एक तरह से उसकी मार्किंग हो जाए और जो सुगमता से आना जाना जो है वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो उसको लेकर के दूसरी बात जैसे ये मान के चले कि सीधे तरीके से, जैसे कि बहुत सारी जगह ऐसी है वहाँ पर वैसे जिसमें कि बड़ा मुश्किल मतलब टेरेन है, तो वहाँ पर पूरी जैसे जगह की मतलब जैसे कि मतलब जैसे फेंसिंग करने का मतलब बीएसएफ ठीक है, बीएसएफ सिक्योरिटी देने का काम करती है। बीएसएफ मुश्किल आगे भी होगा, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो भी तो होगा। नहीं, बीएसएफ जो है वो फेंसिंग करने का काम नहीं करती ना, उसके लिए जो जगह चाहिए तो उसको देने के काम में, रोड अटकाने का काम जो है वो वहाँ की सरकार नहीं, सॉरी, वहाँ की सरकार ने काम वो नहीं किया। और दूसरी बात उसके अलावा जहाँ पर लगाने का काम करते थे, फेंसिंग लगाने गए तो रोक टोक करने का काम वहाँ पर लोकल स्तर पर किया जाता था टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा, क्योंकि उनका खुद का अपना इंटरेस्ट उसमें पर्सनल शामिल था। क्योंकि कैटल स्मगलिंग जो है, जैसे कि आप जैसे जमीन पे आकर आपने सुना होगा, देखा होगा, कैटल स्मगलिंग जो है बांग्लादेश की तरफ बहुत भारी पैमाने पे पानी के द्वारा, जैसे कि वहाँ पर है कि गले में कुछ वो डाल करके और छोड़ देते हैं और दूसरे पर रेंजर्स वगैरह पकड़ लेते हैं। और ऐसी रोड के नेटवर्क से मतलब जैसे कि रोड का जैसे कि जो लैंड है तो उसके थ्रू जैसे कि लोगों का कोई ना कोई जैसे स्मगलिंग को लेकर के यानी चीज़ लगे, वो अगर उस पर फेंसिंग पूरी अगर होती है तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या होगी। तो उसमें जैसे खराब मौसम जो हो गया और किस या अन्य को जैसे कोई मतलब डिफिकल्टी हुई तो उस टाइम पे वो चुपचाप जैसे कि 2-4-5 लोग आगे कुछ आगे, तो उस तरह की चीज़ों से करके और दूसरा और जगहों से भी जैसे करके, चाहे किसी और जगह जहाँ से मौका मिला तो वहाँ से, जहाँ पर जैसे मौका मिला तो वहाँ से करने का काम किया करते थे। और उसी को लेके बाद में एलिगेशन लगाया गया, लेकिन केंद्र सरकार पूरे तरीके से उसको लेके सीरियस थी, लेकिन कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाने का काम ममता दीदी की सरकार ने। तो आप ये कह रहे हैं जो अमित भाई ने कहा है कि 45 दिन में पूरी फेंसिंग कर देंगे, रोक देंगे, ये सब हो जाएगा? हाँ, काफ़ी हद तक। संजय सर, आपके पास आना चाहेंगे। एक सवाल छोटा सा आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। ममता बनर्जी किस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी? घुसपैठियों का मुद्दा। संसद में किस तरह से उनकी तरफ से हंगामा किया गया था, घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आकर बसते जा रहे हैं, उन पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। अब बीजेपी भी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है, क्या ये आगे चलकर मुद्दा रहेगा, काम किया जाएगा घुसपैठियों को लेकर? देखिए, जैसे फेंसिंग की बात अभी हो रही थी कि फेंसिंग बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी तो क्या फेंसिंग हो जाएगी 45 दिन में? क्या उनका आना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, वो आएंगे। अभी जब वो आते हैं तो उनको यहाँ मदद मिलती है, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है, उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, उनको ज़मीनी स्तर पे सुविधाएं मुहैया करा जाती है, इसलिए वो यहाँ आते हैं और आके टिक जाते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद क्या होगा? ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आएंगे, यहाँ धक्के खाएंगे, जैसे ही पकड़े जाएंगे वो उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। उनको आने से रोकना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको उनके आने के बाद यहाँ टिकने नहीं देना, ये इंपॉर्टेंट है। वो अगर जिस दिन करने में कामयाबी मिल जाएगी ना, तो फेंसिंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क तब पड़ेगा जब वो यहाँ आके उनके टिकने के सारे तरीके, उनके सारे सिस्टम को कट किया जाए, और वो तभी संभव है जब सरकार की इच्छा होगी ये करने की। ममता दीदी की ये इच्छा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो उनको अपना वोट बैंक बना रही थी।
पर बीजेपी गवर्नमेंट को वो वोट बैंक चाहिए नहीं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में या बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं करते। और बांग्लादेश से कौन आते हैं रिफ्यूजी होके? मुस्लिम आते हैं। तो बीजेपी को जब उनकी जरूरत नहीं है तो बीजेपी उनको क्यों सपोर्ट करेगी? इसलिए वो कटेंगे और कटेंगे फिर वापस जाएंगे, क्योंकि उनको फिर एंट्री आके कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जिस दिन उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा उस दिन भगा दिया जाएगा। तो जब ये सिस्टम डेवलप होगा, जो कि रातों रात नहीं होगा, ओवर द पीरियड होगा, वक्त लगेगा। तो बीजेपी की गवर्नमेंट जब आएगी, साल 1.5 साल के बाद ये संख्या अपने आप कम होती चली जाएगी और उधर से आने वालों की इच्छा भी खत्म हो जाएगी कि भैया वहां जाएंगे तो वहां तो काम नहीं मिलता, मार अलग पड़ती है, नहीं जाना। अभी क्या हो रहा है, चलो वहां रोजगार मिल जाएगा, चलो वहां हमारी जरूरत। बांग्लादेश में हालत इतनी खराब है, वही आके गुंडागर्दी भी करने लगते हैं। बिल्कुल। और नहीं, वो तो उनकी फितरत है ना। देखिए ये उनकी फितरत है, वो जहां 4 हो जाते हैं उनको लगता है कि अब सब हमारे हिसाब से होना चाहिए। उनको ये कोई मतलब नहीं सिस्टम का कि ये सिस्टम क्या कहता है नहीं कहता। बोला हम है 4, हम हो गए 40, अब यहाँ पे हमारे हिसाब से हमें एक मस्जिद दो, हमारे को सिस्टम रोड पे नमाज पढ़ने की परमिशन दो, हम जो मर्जी चाहे वो हमें करने दो। तो ये जब डिमांड बढ़ने लगती है तो उसमें जिसने उसको बुलाया है वो खुद भी फंस जाता है। आज ममता बनर्जी भी इनके बीच में फंसी हुई है। इंशाअल्लाह या अल्लाह करने की जरूरत पड़ रही है उनको, जबकि वो खुद ब्राह्मण है। समस्या गंभीर है, लेकिन इस समस्या को जनता कितना समझती है, जो बीजेपी को खासकर वोट करना चाहती है, वो कितना मतदान करती, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है। चूंकि समय कम है, ब्रेक का वक्त हो गया, आएंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर। तो भारत 24 लगातार पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज को लेकर महाकवरेज दिखा रहा है आपको, हर एक मतदान केंद्र की हर एक अपडेट।